100 मील दूर पर कभी ना खत्म होने वाला ब्रह्मांड है जो हमारी सोच से भी काफी बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली है। इनफैक्ट ये कई ऐसे फिनोमिना से भरा हुआ है जिन्हें हमारा छोटा सा दिमाग बड़ी मुश्किल से समझ सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सितारों के अंदर सितारे होते हैं और कुछ ग्रह डायमंड के बने होते हैं, तो वहीं ब्लैक होल एटम के साइज का होता है। अथवा क्या आपको पता था कि व्हाइट होल्स भी होते हैं? इससे पहले कि आप स्पेस में पहुंच जाएं, मैं आपको तो पृथ्वी पर वापस लाना चाहता हूं और आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताना चाहता हूँ। पृथ्वी गोल नहीं है। आपने स्पेस से पृथ्वी की ली गई तस्वीरें जरूर देखी होंगी जो ये दर्शाती हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। लेकिन कभी कभी लुक्स पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सा नीला मार्बल एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। और इससे पहले कि लोग ये कहें कि हमारी पृथ्वी डोसे जैसी फ्लैट है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। प्लेनेट के स्पिन होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है, जो कि पोल्स की तुलना में इक्वेटर पर ज्यादा होती है। क्योंकि पृथ्वी का मास इवनली डिवाइडेड नहीं है, इसकी वजह से जो फोर्स है वो पृथ्वी के इक्वेटोरियल सेक्शन को बाहर की ओर खींचता है। इसके कारण पृथ्वी थोड़ी दबी हुई दिखाई देती है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इस पर भूल से बैठ गया हो। हालांकि इसका इफेक्ट बहुत ही छोटा है। ये इफेक्ट इतना छोटा है कि अगर इसकी तुलना हमारे पृथ्वी के पोल से इक्वेटर तक करें, तो आपको सिर्फ 0.3% बड़ा अक्षांशीय उभार लैटिट्यूडनल बल्ज दिखाई देगा। भले ही ये छोटा हो, लेकिन फिर भी ये 26 मील का हम्प है, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से तक की दूरी से भी दोगुना है। वाह, ये तो सच में बहुत ही बड़ा है। शायद इसके बारे में फ्लैट अर्थर्स को कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कि पृथ्वी को फ्लैट कहने वाले लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मुझे सपोर्ट करें। आपका एक लाइक उन फ्लैट अर्थर लोगों के आईक्यू से भी ज्यादा कीमती है, तो प्लीज आप ये मेरे लिए नहीं बल्कि साइंस के लिए करें। सूरज जलता नहीं है। अगर आपको पैंडेमिक में बाहर जाने की परमिशन मिली होगी तो आपको पता होगा आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात है, भले ही सूर्य कितना ही गर्म क्यों ना हो, ये बड़ा सा बॉल खुद जलता नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जलने का शाब्दिक अर्थ रासायनिक प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की पुनर्व्यवस्था शामिल होती है। जिसका मतलब है कि एलिमेंट खुद नहीं बदलता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बदलती है। हालांकि हमारा सूर्य जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एटम रीअरेंज होने के बदले अपने एलिमेंट को ही चेंज कर देते हैं। हाइड्रोजन को जलाने के बजाय सूर्य इसकी विशाल मात्रा को हीलियम और एनर्जी में परिवर्तित करता है, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में कि ये हर मिनट लगभग 300 मिलियन टन ऊर्जा छोड़ता है, जो नासा के अनुसार प्रति सेकंड 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट के बराबर होगा। अब अगर हम इतने बड़े धमाके के बारे में बात करें, तो इतने बड़े रिएक्शन के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट और प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल एक तारे के आकार के प्रेशर कुकर की तरह। बस इस प्रेशर कुकर का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल से 250 बिलियन गुना बराबर है, जिससे इसके मूल भाग में तापमान 30 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। भले ही ये चल ना रहा हो, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करने वाला एक विशाल किचन एक ऐसी चीज है जिससे मैं दूर ही रहना पसंद करूंगा भाई। सोलर सिस्टम की सबसे भारी चीज, भले ही ये अपने फाइनाइट फ्यूल सोर्स को एनर्जी में तब्दील कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमारे सौर मंडल की सबसे भारी चीज है। और ऐसा किसी छोटी मोटी मात्रा में नहीं है। ये पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.85% हिस्सा रखता है। वहीं अगर हम बाकी के 8 ग्रहों को इकट्ठा करें, तो ये सिर्फ 0.135% हिस्सा ही बनाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपसे मैंने पहले ये नहीं कहा था कि ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बना हुआ है? तो फिर ये हल्की फुल्की गैसेस सॉलिड्स को कैसे पीछे रख सकती है? खैर, ये लाल गर्म गैस के बॉल को बनाने वाला प्रेशर इसके गैस पार्टिकल्स को इसके मूल भाग में कंडेंस करता है। हालांकि इसका मूल भाग इसके पूरे वॉल्यूम का बस 2% हिस्सा बनाता है, लेकिन इसकी डेंसिटी लेड से लगभग 15 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये कि सूर्य के कुल द्रव्यमान का आधा हिस्सा ये बनाता है। वहीं एक और जहां इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है, वहीं इसका वजन भी 3,33,000 गुना ज्यादा है। मुझे यकीन है कि इसमें भी कहीं न कहीं उपहास करने की संभावनाएं हैं। ब्रह्मांड में सबसे भारी तारा, भले ही हमारे सूर्य का वजन सबसे ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर ये हमारे ब्रह्मांड में अन्य सितारों के खिलाफ शारीरिक लड़ाई की तैयारी कर रहा था, तो इसे लाइट वेट की कैटेगरी में रखा जाता। इस रिंग में सुपर हैवी वेट रोस्टर का खिताब अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो है R136A1।
हालांकि ये आपको सुनने में इतना ज्यादा एक्साइटिंग ना लग रहा हो, लेकिन इस बड़े से सितारे का वजन सूर्य से 315 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये कि ये 105 मिलियन पृथ्वी के बराबर है। लेकिन वो कौन सी बात है जो इस सितारे को इतना वजनदार बनाती है? तो अगर आप अपने टेलीस्कोप की रेंज को बढ़ाकर पृथ्वी से 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर ले जाएं, तो आपकी आंखें टेरेंटुला नेबुला पर पड़ेंगी और वहां पर आपको एक चमकता हुआ वोल्फरिएट स्टार दिखाई देगा। ये काफी दुर्लभ सितारा है जिसमें भारी मात्रा में आयनित हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन होता है, और ये एलिमेंट्स इस विशाल सितारे को इतना वजनदार बनाते हैं। इसकी चमक इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी तुलना हमारे सूर्य से की जाए, तो जैसे हमारा सूर्य चंद्रमा को चमकने में मात देता है, वैसे ये सितारा सूर्य को चमकने में मात दे देगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि R136A1 सितारे के आगे हमारा सूर्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सितारा R136A1 भले ही सबसे वजनदार सितारा क्यों ना हो, लेकिन ये है बहुत ही छोटा। इसका डायमीटर हमारे सूर्य से बस 35 गुना ही ज्यादा है। ये ब्रह्मांड के बियोंसे के लिए मिशेल की तरह है। भले ही बियोंसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टार क्यों ना हो, लेकिन UY-SCUTI इंसानों को ज्ञात सबसे बड़ा सितारा है। ये इतना बड़ा है, जब हम इसकी तुलना सूर्य के साथ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं तो ये मुश्किल से 1 पिक्सल कवर करता है। तो अगर ये इतना बड़ा है, तो फिर हमारी आंखें इससे बंद क्यों नहीं हो जाती? हमारी आंखों का भाग्य इतना अच्छा है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी के स्कूटम कॉन्स्टलेशन में स्थित है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 5,219 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन भले ही इतना दूर है, लेकिन इसकी अद्भुत साइज इसे बाकी सितारों के छोटे समूह से अलग करती है, जो इसे घेर के रखते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि UY-SCUTI का रेडियस हमारे सूर्य से 1700 गुना ज्यादा है, जिससे इसका डायमीटर 1.47 बिलियन मील जितना लंबा होता है। तो भले ही आप रॉकेट की रफ्तार से क्यों न चलें, जो कि 4.9 मील प्रति सेकंड की होती है, फिर भी आपको इसे पार करने के लिए लगभग 1 दशक का समय लगेगा। अगर आपको रॉकेट पसंद नहीं और आप अपनी कार से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बिना रुके अगर आप 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलें, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए 3,371 वर्ष लगेंगे। ये सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया हूँ कि सबसे पहले क्या खराब होगा, आपके टायर्स या फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य। प्लैनेट 9, यदि आप हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों से भी आगे की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे डार्क पॉइंट तक पहुंचेंगे जिसे केपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह हमारे ग्रहों के अच्छे सर्कुलर ऑर्बिट से बिल्कुल अलग है। केपर बेल्ट में ट्राजेक्टरीज होती हैं जो इसे एक तरफा बनाती हैं। फिर भी ये सब सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, दूर मौजूद सभी चीजें एक ही डायरेक्शन में झूलती हुई नजर आती हैं। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से इस तरह की असमानता संभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये सिद्ध किया है कि इनकी क्रूगर ट्रैजेक्टरीज को समझा जा सकता है। मतलब ये कि अगर वहां पर एक बड़ा ग्रह मौजूद हो जिसे अब तक खोजा नहीं गया है, तो हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में झूल रहा होगा और उन सभी को बैलेंस कर रहा होगा। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से ये नौवां ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होगा। इसकी साइज को ध्यान में रखते हुए आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम इसे अपने टेलीस्कोप से क्यों नहीं देख पाए, लेकिन इस बात को हम इसके ऑर्बिट की मदद से समझ सकते हैं। परिप्रेक्ष्य के लिए हमारे सूर्य से सबसे दूर मौजूद ग्रह नेपच्यून है, जो कि 2.8 बिलियन मील दूर है, जिससे ये हर 165 वर्षों में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन प्लैनेट 9 का ऑर्बिट उस दूरी से 20 गुना ज्यादा होगा, जिससे इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 10,000 से 20,000 वर्षों का समय लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट्स या टेलीस्कोप से ली गई कोई ठोस तस्वीर मौजूद नहीं है, तो ये फैंटम प्लैनेट पूरी तरह से थियोरिटिकल है। आपको क्या लगता है, क्या प्लैनेट एक्स सच में एग्जिस्ट करता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। तारों की गिनती। अगर आप आकाश में मौजूद सभी तारों को गिनने बैठें, तो हो सकता है कि आपको कभी ना खत्म होने वाला काम लगेगा। लेकिन थोड़े से मैथ की मदद से ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमिकल मिशन को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? तो चलिए क्यों ना हमारे गैलेक्सी लेवल पर शुरुआत करें। तो कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। तो अगर हम इससे शुरुआत करें, तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं। तो ये देखते हुए कि हमें पता नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हालांकि डेविड कोर्नेरिच नाम के एक एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। तो अब अगर हम इसे हमारे 100 बिलियन स्टार प्रति गैलेक्सी के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, तो आपको लगभग 1 सेप्टिलियन सितारे मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ एक के पीछे 24 जीरो हैं, जिसके पीछे ढेर सारा स्टारडस्ट है।
तो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको हर एक तारीख को गिनने में कितना वक्त लगेगा? तो इस बात का अनुमान लगाते हुए कि आप एक सेकंड में एक नंबर काउंट करते हैं, तो आपको इन सभी को काउंट करने में आपको लगभग 31 क्वाड्रिलियन सालों का समय लगेगा।